Generation Breakup. Let's continue with the second part of Unit 3, whose name is Indian Economy in the Era of Contemporary Globalization. हम इसमें देखेंगे कि हमारे ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है। फिर ये भी देखेंगे कि जो 1990s का रिफॉर्म था उसके बाद हमारी मतलब कैसे ग्रो हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से इम्पैक्ट रहा। हमारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे इंडिया में मतलब क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या चैलेंजेस रहे, कैसे जो ट्रेड पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इनइक्वालिटी और हमारी पॉलिसीज़ पे मतलब क्या इम्पैक्ट रहा, क्या चेंजेस रहे, तो देखते हैं, ठीक है। तो इंडिया इन ग्लोबलाइजेशन, जब हमारी इकोनॉमी में 1991 के टाइम पर रिफॉर्म्स हुए थे, तो हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रही थी। उस टाइम पे जो हमारे ट्रेड बैरियर्स थे वो रिड्यूस हो गए थे। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज कर रहे थे और जो फाइनेंशियल मार्केट्स थे वो भी लिबरलाइज्ड हो रहे थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में शिफ्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो कुछ हमारे ग्लोबलाइजेशन से अचीवमेंट्स रहे हैं, जैसे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी की ग्रोथ हमारी काफ़ी अच्छी रेट से इंक्रीज़ हुई थी। पहले बिफोर रिफॉर्म हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी 3 to 4% के रेट से बढ़ रही थी, लेकिन जो 2000 के टाइम पे 1990s के बाद का जो ग्रोथ रेट था वो कुछ 5.8 से 8% के बीच में रहा। हमारी सर्विस सेक्टर भी ग्लोबलाइजेशन के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी थी। उस टाइम पे जो आईटी सेक्टर थे, जो हमारी आउटसोर्सिंग की फैसिलिटी थी, वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुआ था। हमारे यहाँ अच्छे-अच्छे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हुए थे, मतलब क्रिएट होने शुरू हो गए थे और हमारी इकोनॉमी ग्लोबली कम्पीट भी कर रही थी। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले थे। अगर हम सर्विस सेक्टर से कंपैरिजन करेंगे तो ये इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं दिखने मतलब उतनी नहीं लगेगी, लेकिन अगर हम पहले वाले फ़ेज़ से कंपैरिजन करें बिफोर रिफॉर्म्स वाले फ़ेज़ से, तो हम बेहतर कर रहे थे। फिर वहाँ हमारा ट्रेड एक्सपेंशन भी हुआ था, मतलब कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे बढ़ गए थे, स्पेशली इन सर्विस सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर वाले केस में। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में थे, मतलब इम्पोर्ट भी कर रहे थे ग्लोबल इकोनॉमी से। इसका मतलब ये था कि हमारी इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमीज़ से इंटीग्रेट कर रही थी। और पहले रिफॉर्म्स के पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बना रहे थे, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद हमने अपने प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन भी किया था कि हम दूसरे भी प्रोडक्ट्स बना रहे थे, दूसरी भी सर्विसेज भी दे रहे थे। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारी इंक्रीज़ हो गई थी। पहले हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ओनरशिप था वो कुछ 40% था, लेकिन बाद में रिफॉर्म के बाद 51% हो गया था। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनको भी अब अलाउ कर दिया गया था कि वो हमारे स्टॉक मार्केट्स में आके क्या कहते हैं हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जो हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ था। अभी हमारा जो इकोनॉमी था ग्लोबल इकोनॉमी था और हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते थे चीज़ों को, और ज़्यादा मतलब हमारे इंपोर्ट पे टैरिफ वगैरह भी कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से हमारी जो सर्विस सेक्टर थी वो काफ़ी प्रोडक्टिव रही। हमारे यहाँ अच्छे-अच्छे टेक्नोलॉजीज़ हम ला पा रहे थे और हम इस वजह से हमारी हमारी जो सर्विस सेक्टर थी वो ज़्यादा बेहतर कर पाई थी इस एरा में। लेकिन हमारे इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस भी रहे हैं, जैसे कि ट्रेड इम्बैलेंसेस। हम एक्सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन जो हमारा इम्पोर्ट था वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा था, तो हमें ट्रेड डेफिसिट भी हुआ था उस टाइम पे। चाहे हम ऑयल के इम्पोर्ट के केस में देख लें, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स के इम्पोर्ट में देख के केस में। लेकिन हमारी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा अब ग्लोबली डिपेंड ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि पहले जब ग्लोबल इकोनॉमी नहीं था तो
कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमारी इकॉनमी पहले अपने आप से करने की कोशिश कर रही होती थी। लेकिन अभी ग्लोबलाइज़ेशन के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी तो हम उसको इम्पोर्ट कर रहे थे। फिर हमारा जो रिफ़ॉर्म का बेनिफिट था वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, मतलब इनइक्वालिटी इंक्रीज़ हो गई थी हमारी इकॉनमी में। जो कुछ हमारे यहाँ के स्टेट्स थे, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, बैंगलोर हो गया, ये कुछ सिटीज़ थी जिसमें जहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा था। वहाँ पे तो बहुत मतलब वो उन ऐसी सिटीज़ को तो बहुत बेनिफिट मिला था इन टर्म्स ऑफ इनकम वगैरह के। लेकिन कुछ स्टेट से जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उनमें काफ़ी ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिली थी। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जगहों पे इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से ही काफ़ी अच्छा रहा है, इसकी वजह से वो बेटर कर पाया है। लेकिन बिहार जैसा और यूपी जैसे स्टेट्स काफ़ी पीछे ही रह गए थे। और हमारे यहाँ ना जॉब क्रिएशन की भी इशू मतलब देखने को मिली थी ग्लोबलाइजेशन के बाद, क्योंकि हम उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर में फ़ोकस कर रहे होते थे। तो लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अवेलेबल नहीं थी कि मतलब बहुत कम लोगों को ही बेनिफिट मिल पाया था इससे, सर्विस सेक्टर के अच्छे होने से। जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी में कुछ सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिले थे। हमारी जो पॉवर्टी थी वो इंक्रीज़ हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट जैसा प्रॉब्लम, चैलेंजेस पहले से ही चलते हुए आ रहा था, लेकिन इस टाइम भी और चलने लगा था, स्पेशली उन वर्कर्स के लिए जिनके पास जो एलिजिबल ही नहीं थे सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए। फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा वो काफ़ी नेग्लेक्ट हो गया था, क्योंकि सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे लोग। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि जो सर्विस सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कह सकते हैं आप, वो ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे रहा था, तो लोग उन्हीं उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वो पॉपुलेशन को नहीं देख रहे थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर था वो मतलब जितना उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए था हमारी इकॉनमी को, उतना हमारी इकॉनमी इन्वेस्ट नहीं करी थी, जिसकी वजह से हमें अनएजुकेटेड, हमें एक अच्छी पॉपुलेशन, एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं मिल रही थी। फिर और भी सारे जो हमारे यहाँ के ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स रिस्क थे वो देखने को हमारी इकॉनमी को अफ़ेक्ट कर रही थी। जैसे पहले तो हमारी इकॉनमी ग्लोबल इकॉनमी नहीं थी, लेकिन अभी हमारी इकॉनमी ग्लोबल इकॉनमी थी, तो कोई भी क्राइसिस वगैरह या फिर कोई भी फ्लक्चुएशन प्राइसेस में जो ग्लोबली हो रहे थे, वो हमारी कंट्री को अफ़ेक्ट कर रहा था। हमारी जो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू थी वो मतलब कम हो रही थी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के चक्कर में ऐसा करना पड़ रहा था। फिर ग्लोबलाइज़ेशन ने हमारे मतलब वैसे तो काफ़ी सारे पॉज़िटिव्स भी रहे हैं ग्लोबलाइज़ेशन के, लेकिन फिर भी इंडिया को कुछ अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, ताकि वो जो भी अभी हमने ऊपर जो नेगेटिव्स पढ़े, उनको हम बेहतर कर सकें और जो हमारी ग्रोथ है, उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ बना सकें। ऐसी ग्रोथ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचा सके। तो उसके लिए कुछ है, जैसे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं। जो हमारी एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर है, जो अदर सोशल इंडिकेटर्स हैं हम उन पे काम करें। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करें, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो अर्बन रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन है, उनको जो इनइक्वालिटीज़ जैसी प्रॉब्लम जो उनकी वजह से क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में, वो हमारी सॉल्व हो सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम ज़्यादा काम करें। सर्विस सेक्टर बेहतर कर रहा है और वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ही कर रहा है। लेकिन फिर भी जो हमारी जो अदर पॉपुलेशन है, हमें उनको उन पे भी फ़ोकस करना चाहिए। तो उनके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करना चाहिए। जो कैपिटल का फ्लोज़ है मतलब जो हम चीज़ें इम्पोर्ट्स बढ़ा रहे थे, उसको हम थोड़े कम करें। हम उसको खुद से पहले मैनेज करने की कोशिश करें। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने पे हम ज़्यादा से ज़्यादा
फ़ोकस करें, जिस तरीके से हम पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्राम्स चलाते हैं। इनइक्वालिटी को भी कम करने के लिए हमें गवर्नमेंट को ऐसे कुछ करना चाहिए। फिर जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, उनको जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट हमारा जैसे ट्रेड डेफ़िसिट जैसा प्रॉब्लम्स था, वो भी कंट्रोल हो सके। वैसे तो ग्लोबलाइज़ेशन हमारे इंडिया के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ इसकी वजह से ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही। हमारा एक्सपोर्ट्स बूस्ट हुआ था, जो हमारे फॉरेन रिज़र्व्स थे वो इंक्रीज़ हुए थे। इंडिया की जो पोजीशन है वो एक ग्लोबल इकोनॉमी की तरह, एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की तरह होने लगी थी। लेकिन अगर हम और सारे जो नेगेटिव्स हैं उन पे अगर हम काम कर सकते हैं अच्छे से, तो ग्लोबलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।